स्वागत है सभी का इस चैनल में जिसका नाम है लर्निंग विद सक्सेस पॉइंट। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इसके दो पार्ट्स हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे पार्ट 3। हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और इस मेथड से पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीखा था। तो चलो देखते हैं कि आखिर इस मेथड से हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक छोटा सा फॉर्मूला है x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। इस फॉर्मूले के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चलो ये देखते हैं कि आखिर इस मेथड का नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पड़ा क्यों और ये फॉर्मूला आया कैसे। तो अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पहले टर्म की बात करें जिसमें कि x नाम का वेरिएबल है, तो पहले फॉर्मूला में सबसे पहले x को न्यूमरेटर में लिया गया और उसके बाद डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी जो कोफिशिएंट बचे उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया b1c2 और फिर माइनस देकर b2c1। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ऊपर में x है तो डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट को छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। फिर y वाले टर्म में देखें तो y वाले कोफिशिएंट को छोड़ के c1a2, ध्यान इस बात का देना है कि y का जब टर्म होगा तो y के अगले टर्म c1a2 क्रॉस हो रहा है और फिर माइनस में c2a1 और कांस्टेंट टर्म में यहाँ पर 1 लिया गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में a1 b2 और माइनस में a2 b1, जो कि इस तीनों टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है डिनोमिनेटर में। इसीलिए इस मेथड का नाम पड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से चलो पहला सवाल सॉल्व करते हैं। और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो हमें हर टर्म के यानी कि हर वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट पता करना पड़ेगा। तो अगर हम पहले इक्वेशन की बात करें तो इसमें a1 जो कि x का कोफिशिएंट होता है वो है 3, b1 जो कि y का कोफिशिएंट होता है वो है 5 और c1 जो कि कांस्टेंट टर्म होता है वो है -12। ठीक वैसे ही अगर हम लोग सेकेंड टर्म की बात करें, सेकेंड इक्वेशन की, तो x का कोफिशिएंट 5 यानी कि a2 5 है। ठीक वैसे ही b2 3 है और कांस्टेंट टर्म यानी कि c2 -4 है। अब हम लोग फॉर्मूला के आधार पे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ पर पहले एक बार फॉर्मूला लिख लें। तो हमारा फॉर्मूला है x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 और 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अक्सर ऐसा होता है कि ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, कारण कि इसमें इतने सारे अलग अलग टर्म b1 c2 c1 a1 b2 तो इसमें हो सकता है कि दिक्कत आए। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो हम इस मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका भी आसान सा तरीका है। हम सबसे पहले x को लिखेंगे, x को यहाँ पे, और x को ढक देंगे। x को ढकने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू -4 और -3 इंटू -12 करेंगे। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूला को छोड़ दूं तो बिना फॉर्मूला के मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहा तब कैसे, तो x मैंने लिखा और x को ढका। अब 5 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को -4 से, और उसके बाद माइनस का निशान देने के साथ अब ये क्रॉस हो गया। अब 3 को -12 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ ऐसा। फिर इक्वल का निशान है और फिर y।
ज़रूरी नहीं कि हर किसी को फार्मूला याद ही हो जाए। तो फार्मूला अगर याद नहीं भी हो तो भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। इस मेथड में हम लोग बिना फार्मूला के, यानी कि अगर याद नहीं भी हो तो भी हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब y वाली टर्म की बात आई तो हम लोग y को ढक देंगे, और y को ढकेंगे तो y के आगे वाले -12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, अगर हम लोग y को ढकते हैं तो ऐसा नहीं कि 3 को 4 से, नहीं, y के आगे क्या है, -12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस हो गया, और उसके बाद माइनस निशान के साथ 3 को -4 से, और फिर ठीक वैसे ही जब कांस्टेंट टर्म की बात आएगी तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे और 3 को 3 से क्रॉस करेंगे, और फिर 5 को 5 से। 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 5। तो ये हो गया, बिना फॉर्मूला के मैंने इसे स्टार्ट किया सॉल्व करना। तो अब इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है पहले, और उसके बाद जो भी एडिशन वगैरह है उसे परफॉर्म करना है। तो ये हो गया x/16, y/-48 और 1/-16। यहाँ पर अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर हम इसके आगे सॉल्व करने की बात करें तो यहाँ पर तो दो दो बार इक्वल का निशान है, तो आखिर ये सॉल्व होगा कैसे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक वेरिएबल को हटाएंगे, यानी कि एक टर्म को हटाते हैं तो हमारा पहला इक्वेशन इन दोनों टर्म को लेकर बनेगा, और दूसरी बार हम लोग y वाले टर्म को हटाएं तो x/16 बराबर 1/-16 से एक और इक्वेशन बनेगा। तो इस तरह से जो हमारे पास दो दो इक्वेशन बनेंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ y वाले टर्म को हटा दूं तो हमारे पास एक इक्वेशन होगा x/16 इज इक्वल टू 1/-16। ये 16 कट गया, और यहाँ से हमको मिला x इज इक्वल टू -1। ठीक वैसे ही अगर मैं इस बार x वाले टर्म को हटा दूं तो हमें जो एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा, y/-48 इज इक्वल टू 1/-16। माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 48/16 विच इक्वल्स 3। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया, और हमारा जो आंसर है x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इस बार इस क्वेश्चन में परेशानी क्या है कि ये जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में है, पहली परेशानी। और दूसरा इसमें क्या और समस्या आ सकता है कि ये जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है वो असल में रूट के अंदर भी है। तो हमें इसमें पहले दो काम करना है, और वो काम क्या है कि हमें किसी तरह से इस वेरिएबल्स को रूट के बाहर भी लाना है और इसको न्यूमरेटर में भी ले जाना है। तो आखिर क्या करें कि ये रूट के बाहर भी आ जाए और न्यूमरेटर में भी चला जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए x इज इक्वल टू 1/a² मानते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि ये a² है तो रूट के बाहर आ जाएगा, और 1/a² है तो ये न्यूमरेटर में भी चला जाएगा। ठीक वैसे ही हम लोग y को भी 1/b² मान लेते हैं। तो जब x और y के वैल्यूज 1/a² और 1/b² जब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो बन जाएगा, आवर इक्वेशन becomes, after putting the values of a and b, values of x and y in both the equations। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशंस में x और y के वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 में x और y के वैल्यूज को पुट करें तो ये 1/a² प्लस 3/√1/b² इज इक्वल टू 2।
दिस इम्प्लाइज 2/1/a प्लस 3/1/b इज इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन बन जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन 3। अब हम लोग यही काम इक्वेशन 2 के लिए करेंगे और इसमें भी x और y के वैल्यूज को पुट करेंगे। तो चलो देखते हैं कि हमारा सेकंड इक्वेशन कैसा बनेगा। 1/a² माइनस 9/√1/b² इज इक्वल टू -1। ये बनेगा 4/1/a माइनस 9/1/b इज इक्वल टू -1, विच इम्प्लाइज 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 के बजाय इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कौन से मेथड से, तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो इसके लिए हमको अब करना क्या पड़ेगा, अब हमें x के बजाय यहाँ पर मेरा वेरिएबल a है और y के बदले में b है, तो हम फॉर्मूला में x के बदले में a रखेंगे, a और 3 को -1 जब इधर इक्वल के लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9 को -2 से, क्योंकि 2 अभी इक्वल के दाहिने तरफ है, इसको जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो -9 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद b के बट्टे में हम लोग रखेंगे 2 जब इधर आएगा तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -1 जब इधर आया तो +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कांस्टेंट टर्म के बजाय 2 को -9 से और -3 को 4 से, और अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया 3 1 3 -18 इज इक्वल टू b अपॉन -8 -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -18 -12, which gives us a upon -15, b upon -10 and 1 upon -30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और करेंगे कैसे, तो एक बार हम लोग एक वेरिएबल को हटा के इन दोनों टर्म्स को लेकर एक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, और उसके बाद b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको छोड़ते हैं और इस दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। b अपॉन -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन -30। दिस इम्प्लाइज -10 अपॉन -30, और ये हो गया 1/3। ये हमारा b का वैल्यू हो गया। b का वैल्यू, अब ये जो b का वैल्यू है, ये b है क्या, हमारे सवाल में तो b कहीं पर है ही नहीं, यहाँ पर तो x और y है, तो b आया कहाँ से था, तो हम लोग y के बदले में रखे थे 1/b²। अगर b हमारा 1/3 आया, इसका ये मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू 1/b² और 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 1/1/9, ये हो गया 9। तो यहाँ से हमारे y का वैल्यू आया 9। ठीक इसी तरह से अब हम लोग a का वैल्यू भी पता करेंगे। a का वैल्यू कैसे, हमारा ये जो रिलेशन है इसमें b के टर्म को कवर करके a अपॉन -15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -30, यहाँ से हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a इज इक्वल टू -15 अपॉन -30, और ये हमें देगा 1/2। अब a तो हमारी इक्वेशन में फिर से नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग माने क्या थे, कि हम लोग माने थे x इज इक्वल टू 1/a², x इज इक्वल टू 1/a², और यहाँ पर a है कितना, तो ये है 1/2, ये हो गया 1/1/4, और ये हो गया 4। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया वो है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल था, लेकिन फिर भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने जा रहे हैं। तो ये हमारा 2 इक्वेशन है, और हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। लेकिन अब इसमें सवाल ये है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई ये दोनों डिनोमिनेटर में है,
तो ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आसान बनाएंगे। कैसे? तो हम इसमें क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/a मान लेते हैं, लेट एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/b। और इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो जब हम लोग x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 में x प्लस वाई की जगह पे 1/a और यहाँ x माइनस वाई की जगह पे 1/b को पुट करने जा रहे हैं। ये हो गया 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। यहाँ पर लेफ्ट साइड भी दोनों टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, जिसको हम लोग कॉमन लेके राइट साइड से कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाएगा 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। और अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। तो ये हो गया 5a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम x प्लस वाई और x माइनस वाई के वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन 2 होगा, इक्वेशन 2 बिकम्स 15/1/a माइनस 5/1/b इज इक्वल टू -2। दिस इंप्लाइज 15a माइनस 5b, और ये -2 जब लेफ्ट साइड आएगा तो +2 इज इक्वल टू 0, और इसे हम लोग मानेंगे इक्वेशन 4। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व नहीं करके इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, और वो भी कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और x और y की जगह पे अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, a और b वेरिएबल लेंगे। तो a के टर्म को ढकते हुए 1 इंटू 2 माइनस -2 इंटू -5 इज इक्वल टू b अपॉन -2 इंटू 15 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू -5 माइनस 1 इंटू 15। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो गया 2 माइनस 10 इज इक्वल टू b अपॉन -30 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन -25 माइनस 15। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया a अपॉन -8 इज इक्वल टू b अपॉन -40 इज इक्वल टू 1 अपॉन -40। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे a और b के वैल्यूज पता करेंगे। तो a अपॉन -8 इज इक्वल टू 1 अपॉन -40 विच विल गिव अस a इज इक्वल टू -8 अपॉन -40, जो हो जाएगा 1/5। अब जब a 1/5 है तो 1/a हो जाएगा 5, और 1/a हम लोग क्या माने थे, तो 1/a को हम लोग मान के चले थे x प्लस वाई यहाँ पे। तो इसीलिए 1/a के जगह पे हम लोग x प्लस वाई रखेंगे। तो ये हो गया 5, और इसको हम लोग कंसीडर करेंगे इक्वेशन 5। ठीक वैसे ही जब इस दोनों को लेके चले तो ये हो जाएगा b अपॉन -40 इज इक्वल टू 1 अपॉन -40। यहाँ से -40 और -40 कैंसिल हो गया, तो हो गया b इज इक्वल टू 1, या दूसरे शब्दों में इसको हम लोग ऐसे बोलें 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। और 1 अपॉन बी है क्या, तो 1 अपॉन बी है x माइनस वाई। तो हम लोग 1 अपॉन बी के बदले में x माइनस वाई लिखेंगे और इसको इक्वेट करेंगे 1 से, और ये हमारा हो गया इक्वेशन 6। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड भी कर दें तो इससे भी हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे, जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें y कैंसिल हो जाएगा, और ये होगा 2x इज इक्वल टू 6 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3।
और जैसे ही x का वैल्यू 3 आया तो हम इसको इक्वेशन 5 या 6 दोनों में से किसी में भी रखेंगे और y का वैल्यू पता कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5। तो x के बदले में 3 प्लस y इज इक्वल टू 5 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2।